समय समय कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, परंतु समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो लोगों की जिंदगियां बन जाती हैं, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो जिंदगी को बिगड़ते देर नहीं लगती। इन सब के अलावा समय समय एक ऐसा शब्द दंपत्ति के जीवन के लिए भी है, जिसमें कोई महिला अपने पति से केवल इस बात के लिए कहती है, जब वो मायके से अपने ससुराल आती है तो पति से केवल इस बात की आशा रखती है कि उसका पति उसको अच्छे समय देगा, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर पति अपनी पत्नी को इग्नोर करे, उसको समय ना दे और वो केवल पैसों के पीछे भागे, तो दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। आज का ही ऐसा मामला पति द्वारा पत्नी को समय ना देने के कारण उनके दाम्पत्य जीवन किस प्रकार खत्म हो गया, उस पर आधारित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिव शंकर सेविता आपका एक बार फिर हमारे इस नए यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको ऐसे किस्सों से रूबरू कराया जाता है जो दरअसल कहने को तो बहुत बड़ी किस्से हैं, परंतु उनका अस्तित्व अब खो सा चुका है। आज का किस्सा कानपुर के थाना सिंडी थाना क्षेत्र का है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं उनके पात्रों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। चंद्रकिशोर तिवारी ये उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेनो के पद पर कार्यरत थे और दरोगा थे। ऋषभ तिवारी इनका पुत्र जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था। सपना तिवारी ऋषभ तिवारी की पत्नी। रामकृष्ण विश्वकर्मा चंद्रकिशोर तिवारी का पड़ोसी। सुरेंद्र यादव ये उन्हीं के घर के पास में एक मेडिकल स्टोर संचालक है। सत्येंद्र विश्वकर्मा ऋषभ तिवारी का दोस्त जो कि उसके साथ उसकी ही कंपनी में काम किया करता था। राज कपूर सपना तिवारी का सहपाठी। जब सपना कभी स्कूलिंग कर रही थी तो उस दौरान इसके साथ में पढ़ने वाला होता है। दरअसल बात स्टार्ट होती है चंद्रकिशोर तिवारी के विवाह से। चंद्रकिशोर तिवारी का विवाह जब हुआ था तो चंद्रकिशोर तिवारी स्वयं पुलिस विभाग में स्टेनो के पद पर कार्यरत थे, जबकि इनकी पत्नी फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी। चूंकि दोनों अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छे विभाग पे थे, तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि जब चंद्रकिशोर तिवारी रिटायर्ड होते हैं तब तक ये अपने पास अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। ऋषभ तिवारी घर में इतना पैसा होने के बाद भी इसका घर के पैसों से कोई मतलब नहीं था। ये केवल पैसों के पीछे ही भागता था। रात हो या दिन हो, जब भी पैसा कमाने की बारी आती थी तो ये कभी भी इनकार नहीं कर रहा था। ऋषभ की शादी फरवरी 2020 में होती है। सपना नाम की लड़की से होती है। ऋषभ तिवारी की मौसी जब ये घटनाक्रम हो चुका था तो ऋषभ तिवारी की मौसी ने इस बात का खुलासा किया था कि चंद्रकिशोर तिवारी और उसकी बीवी कि कोई भी और संतान नहीं हुई थी, जिसके बाद ऋषभ तिवारी को गोद लिया गया था। फरवरी 2020 में ऋषभ तिवारी की शादी सपना से होती है। प्रारंभ में तो सब ठीक चला, जैसे सामान्यतः एक वैवाहिक जीवन चलता है उसी प्रकार से इनका जीवन खुशहाल चल रहा था। प्रारंभ में सपना के पास किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं था और ऋषभ ऑफिस के काम से अधिकतर समय बाहर ही रहता था, जिसके बाद सपना ने ऋषभ तिवारी से ये कहा कि आप मुझे एक मोबाइल दिला दीजिए, जिससे मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और मैं सोशल मीडिया का या अन्य प्रकार के ऐप्स का यूज कर लूँगी तो मेरा समय कट जाएगा। और इसके अलावा जब आप बाहर होते हो, मेरा आपको देखने का मन करता है तो मैं वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे बात भी कर लिया करूँगी। सपना की बातों में आकर ऋषभ तिवारी सपना को एक अच्छा मोबाइल दिलाते हैं, जिसके बाद सपना अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट बनाती है, जिनमें से एक फेसबुक में भी सपना अकाउंट बनाती है। और अकाउंट बनाते ही एक दिन वो फेसबुक चला रही होती, तभी उसकी नज़र एक राज कपूर गुप्ता के प्रोफाइल पड़ती है। तब सपना को पुरानी स्टोरी याद आती है कि ये वही राजू है, ये वही राजकुमार गुप्ता है जो कि कभी सपना का सहपाठी हुआ करता था। और दोनों में आपस में बात होना स्टार्ट हो जाती सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रारंभ में तो सामान्य बातें हुई, परंतु फिर दोनों में नज़दीकियाँ देखने को मिलती हैं, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं।
फिर राज कपूर गुप्ता का सपना घर आना जाना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो सब कुछ मर्यादित रूप से होता है, मतलब कि घर आने के बाद में नॉर्मली बातें करना, उसके ससुर से मिलना, यहाँ तक तो ठीक था। परंतु जैसे समय बीतता है तो राज कपूर गुप्ता और सपना के बीच में नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं। कभी कभी ये लोग खुले आंगन में बातें करते थे, तो कभी कभी बंद कमरों में घंटों बातें किया करते थे। जिसके बाद चंद्रकिशोर तिवारी को अपनी बहू और राज कपूर गुप्ता के ऊपर शक होता है। और एक दिन जब राज कपूर और सपना बंद कमरे में थे, तो चंद्रकिशोर तिवारी तथा सपना का ससुर खिड़की से जाकर देखता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में दिखता है। जिसके बाद चंद्रकिशोर तिवारी अपनी बहू को समझाते हैं कि बेटा, आपकी अभी नई शादी हुई है, इस प्रकार अगर आप ये करोगे तो आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। और ये बात अगर ऋषभ को पता चल जाएगी तो वो आपको अपने साथ नहीं रखेगा। जिसके बाद सपना कहते हैं कि हाँ पापा, मुझसे गलती हो गई है, मैं भविष्य में दोबारा इस प्रकार का कोई काम नहीं करूँगी। चंद्रकिशोर तिवारी भी सपना की नादानी समझकर या सपना की गलती समझकर उसको माफ कर देता है और ये बात किसी को भी नहीं बताता है। परंतु सपना ये बात उसी राज कपूर गुप्ता से बता देती है कि उस दिन जो वाकया हुआ उसको मेरे ससुर ने देख लिया था, आज मुझे इस प्रकार समझा रहे थे। तब सपना और राज कपूर दोनों सोचते हैं कि अब जब तक ससुर रहेंगे तब तक हम लोग का मिलना नहीं हो पाएगा। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि चंद्रकिशोर तिवारी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो राज कपूर गुप्ता जो है सपना से इनके ससुर के बारे में जानकारी हासिल करता है कि उनका डेली रूटीन क्या है, वो कितने बजे जाते हैं, कितने बजे नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी दवा खाते हैं, क्या चीज़ नहीं करते हैं। तो सपना ये बताती है कि जब से ससुर इनके रिटायर्ड हुए थे तब से वो किसी गोली, नॉर्मली तबीयत इनकी खराब रहती थी और वो नियमित दवा का सेवन कर रहे थे। दवा का नाम सुनते ही राज कपूर के दिमाग में शैतानी घोड़े सवार हो जाते हैं। उसके दिमाग में ये प्लान आता है कि क्यों ना चंद्रकिशोर तिवारी को दवा के ओवरडोज देकर रास्ते से हटाया जाए। ये बात राज कपूर गुप्ता जो है सपना से बताता है कि दवाइयों को ओवरडोज से चंद्रकिशोर तिवारी को रास्ते से हटाया जा सकता है। जिसके बाद सपना भी राजी हो जाती है। दवाइयों को ओवरडोज में सुरेंद्र यादव, जो कि राज कपूर गुप्ता का अच्छा मित्र भी होता है और क्षेत्र का ही एक मेडिकल स्टोर संचालक भी होता है। उसके मेडिकल स्टोर का नाम आशा मेडिकल स्टोर था। राज कपूर चंद्रकिशोर तिवारी की दवाइयों का पर्चा लेकर सत्येंद्र यादव के पास जाता है और उसको ये पर्चा देता है और अपनी बात को बताता है। तो सुरेंद्र यादव पर्चों को देख के कहता है कि इसमें एक गोली ऐसी है, अगर इसका ओवरडोज दिया जाए तो ये एक स्लो पॉइजन का काम करेगी, कि उसका प्रभाव तो तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा पर 2 से 3 महीने के अंदर ओवरडोज लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य प्रकार की किसी भी रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई भी तथ्य नहीं समझ में आएगा कि मौत का कारण क्या रहा है। अब सुरेंद्र यादव पर्चे के अनुसार उसको ओवरडोज देता है, ठीक है। और जो आपकी सपना तिवारी होती है वो अपने ससुर को दवाइयों का ओवरडोज देने लगती है और उसका परिणाम यह निकलता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर चंद्रकिशोर तिवारी की मौत हो जाती है। सामान्यतः घर के लोग, रिश्तेदार यही मानते हैं कि चंद्रकिशोर तिवारी की जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ है, समान मृत्यु है। जिसके बाद चंद्रकिशोर तिवारी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। चंद्रकिशोर तिवारी के जाने के बाद अब घर में केवल ऋषभ और सपना ही बचते हैं, क्योंकि इनकी मम्मी की मौत बहुत समय पहले हो चुकी होती है। अब चूंकि ऋषभ तिवारी पैसों के पीछे भागता था तो अक्सर घर के बाहर ही रहता है, तो इस बात का फायदा राज कपूर गुप्ता उठाया करता था और ऋषभ की गैर मौजूदगी में अक्सर सपना घर आया जाया करता था। अब इन्हीं सब के बीच में
एक ऋषभ तिवारी का दोस्त, जिसका परिचय मैं पहले दे चुका हूँ, जो कि ऋषभ तिवारी के साथ ऑफिस में काम करता था, वो भी अक्सर, जब से चंद्रकिशोर तिवारी की मौत हुई है, तो वो अक्सर ऋषभ तिवारी के साथ ऋषभ के घर आ जाया करता था। जिसके बाद सपना और सत्येंद्र विश्वकर्मा के बीच में भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और जब ऋषभ घर पे नहीं होता है, तो ऋषभ की गैर मौजूदगी में सत्येंद्र विश्वकर्मा और राज कपूर गुप्ता दोनों घर में आना जाना लगा होता है। हालांकि इन सब बातों से ऋषभ बिल्कुल अनजान था। अब चूंकि सपना के ससुराल में था, ऋषभ तिवारी के पास अकूत संपत्ति होती, करोड़ों की संपत्ति होती, तो सपना के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर ऋषभ तिवारी को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। इसके बाद वो स्वतंत्र हो जाएगी अपने जीवन को जीने के लिए, कि वो किसके साथ जीना चाहती है, किसके साथ नहीं जीना चाहती है। तो ये बात वो तीनों राज कपूर को और सुरेंद्र यादव को बताती है कि ऐसा काम कर दिया जाए तो इसमें मैं किसी एक से शादी कर लूंगी और जो प्रॉपर्टी होगी उसके 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। तो सपना की बात से दोनों एग्री करते हैं। अब ऐसे में सत्येंद्र विश्वकर्मा जो होता है, वो किसी एक ऐसे बंदे को जानता है जो कि पैसे लेकर हत्या करता है। तो सत्येंद्र जो है सपना से कहता है कि मैं ये काम तो करवा दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे एक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपना के पूछने पर ये 3 लाख रुपए की बात बताता है और सपना उसको वो पैसे लाकर भी दे देती है। इसके बाद प्लान बनने के बाद में ऋषभ जब भी घर से बाहर निकलता था, उसकी जो भी एक्टिविटीज थी उसकी जानकारी सपना जो है इन दोनों को, राज कपूर को और सत्येंद्र को नियमित दिया करती थी कि ऋषभ ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इतने बजे बाहर जा रहा है, इतने बजे लौट के आ रहा है। तो तीनों प्लान बनाते हैं कि ऋषभ जिस दिन रात को बाहर जाए उस दिन हमें बता देना, तो इसके बाद इसका गेम बचा दिया जाएगा। बात आती है 27 नवंबर 2022, पिछले महीने। ऋषभ को चकरपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था। जाने के लिए ऋषभ ने अपने स्कूटर का इस्तेमाल किया। सपना ने इसकी जानकारी राज कपूर गुप्ता और सत्येंद्र को दी कि ऋषभ इतने बजे घर से इस वैवाहिक स्थल पे जा रहा है और इस नंबर के स्कूटर से जा रहा है। तो सत्येंद्र विश्वकर्मा जो है अपने भाड़े के टट्टू को फोन करके सूचित कर देता है कि फला गेस्ट हाउस में फला नंबर पे जो व्यक्ति आएगा उसके ऊपर हमला करना है। जब ऋषभ वैवाहिक स्थल पहुंचता है तो वो अंदर चला जाता है वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने। जब वो लौट के आता है तो उसका स्कूटर जो है पंचर मिलता है। तो ऋषभ जो है स्कूटर लेकर पंचर बनवाने के लिए पैदल पैदल जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर चापड़ से हमले होते हैं। 4-5 अज्ञात बदमाश आकर उसके ऊपर हमले करते हैं। चूंकि हमला इतना जोर से होता है कि ऋषभ की चीख निकल जाती है, पर हमला सटीक जगह नहीं होता है जिससे ऋषभ की जान जा सके। उसकी आवाज सुनकर जो आसपास के लोग होते हैं वो ऋषभ की तरफ दौड़ते हैं। ऋषभ की तरफ आने पर जो हमलावर होते हैं ऋषभ को छोड़कर वो फरार हो जाता है। जिसके बाद उस घटना स्थल पे पुलिस आती है। पुलिस सपना को सूचना देती है कि आपके पति पर हमला हो गया है और ऋषभ को स्वरूप नगर के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। जिसके बाद उसका उपचार होता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये खतरे से बाहर है। चूंकि खतरे से बाहर होने की बात सुनकर सपना जो है वो ऋषभ की जी जान लगा के सेवा करने लगती है, जिससे किसी को शक नहीं जाता है कि सपना ही ऐसा कुछ कर सकती है। पुलिस जब पूछताछ में सपना से पूछती है कि आपको किसके ऊपर शक है, तो सपना जो है अपने पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाती है कि पूर्व में रामकृष्ण विश्वकर्मा का पैसों का लेन देन का विवाद ऋषभ तिवारी और चंद्रकिशोर तिवारी से हो चुका है। तो मुझे आशंका है कि ये हमला जो है रामकृष्ण विश्वकर्मा ने ही कराया हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में पहले पैसों का लेन देन के पीछे विवाद हो चुका होता है। जिसके बाद ऋषभ तिवारी भी इस बात से हामी भरता है, इस बात को स्वीकार करता है कि हो सकता है कि ये जो हमला है वो रामकृष्ण विश्वकर्मा ने किया हो। इसके बाद पुलिस रामकृष्ण विश्वकर्मा को उठाकर थाने ले जाती है और 3-4 दिन तक नॉन स्टॉप
कड़ी पूछताछ करती है, जिसके बाद भी रामकृष्ण विश्वकर्मा नहीं टूटता है और उसने हमले की बात को इनकार कर रहा होता है। अब चूंकि 27 तारीख को हमला होता है और 1 दिसंबर को ऋषभ वापस अपने घर डिस्चार्ज होकर आ जाता है, जिसके बाद सपना को लगता है कि यार मेरा प्लान तो फेल हो गया है, अब क्या किया जाए। सपना फिर ये बात उन लोगों को बताती है कि जो हमले का प्लान था उसमें वो हमारा असफल हो गया है, अब इसको दूसरी तरीके से मारना पड़ेगा। राज कपूर गुप्ता कहता है कि क्यों ना जैसे हमने चंद्रकिशोर तिवारी की हत्या की है वैसे इसकी कर दी जाए। चूंकि हॉस्पिटल से घर आता है तो इसके ग्लूकोज वगैरह की बोतल और अन्य दवाइयाँ यूज हो रही होती हैं, जिसके बाद वही सुरेंद्र यादव आशा मेडिकल स्टोर का संचालक इनको एक इंजेक्शन ला कर देता है कि अगर इसको उसके ग्लूकोज में दे दिया जाए तो इसकी मौत निश्चित हो जाएगी। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद मरीज की तबीयत बिगड़ेगी और अगर उसको तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाया गया और समय से हॉस्पिटल पहुंच जाया गया तो डॉक्टर इसको बचा लेंगे। अगर इंजेक्शन देने के आधे घंटे बाद इसको हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है तो इसको कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद सपना अगले दिन इसको इंजेक्शन के माध्यम से इसको जहर दे देती है और 10 मिनट तक वेट करते जब ऋषभ की तबीयत खराब होने लगती है तब सपना वो हल्ला मचाती है और एम्बुलेंस को फ़ोन करने में जानबूझ के देरी करती है ताकि इसको बचाया ना जा सके। और जब एम्बुलेंस आती है मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद और जब इसको हॉस्पिटल ले जाया जाने लगता है तो रास्ते में ऋषभ तिवारी दम तोड़ देता है। चूंकि रामकृष्ण विश्वकर्मा के ऊपर जब ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था तब धारा 307 का मुकदमा दर्ज था। इसके बाद जब ऋषभ की मौत हो जाती है तो वही धारा 307 से बदल कर 302 में बदल जाती है। परंतु फिर भी ऋषभ रामकृष्ण विश्वकर्मा है वो हत्या की बात नहीं कबूलता है, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि ये कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदलती है और पुनः उसी जगह पहुंचती है जहां पर ये वाक्य स्टार्ट हुआ था, अर्थात उसी गेस्ट हाउस जहां पर ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था। वहां पहुंचने पर पुलिस उस जगह का जितने भी हमले वाली रात में नंबर एक्टिव होते हैं उसको जितने भी एक्टिव नंबर होते हैं उनकी लिस्ट निकालती है। तभी पुलिस की नज़र एक ऐसे नंबर पड़ती है जिसपे पुलिस को कुछ शक होता है। वो नंबर राज कपूर गुप्ता का होता है। राज कपूर गुप्ता वही जो सपना का स्कूलिंग के समय में सहपाठी होता है। पुलिस को ये पहले से पता था कि राज कपूर का सपना घर आना जाना है। पुलिस राज कपूर गुप्ता को उठाती है। पहले तो वो अपना हाथ होने से इनकार करता है, पर पुलिस की सख्त पूछताछ में वो टूट जाता है और वो हत्या की बात कबूलता है। इसके अलावा वो अन्य दोनों साथियों का और नाम बताता है, अर्थात सपना और सत्येंद्र विश्वकर्मा की इस हत्या में इन दोनों का भी हाथ है। जब पुलिस तीनों को उठा के थाने लाती है और पूछताछ करती है तो ये बात सामने निकल के आती है कि जो ओवरडोज की वजह से ऋषभ की और चंद्रकिशोर तिवारी की मौत हुई है वो दवा आशा मेडिकल स्टोर से लाई गई है। पुलिस आशा मेडिकल स्टोर के संचालक सुरेंद्र यादव को भी अपनी हिरासत में लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। तब जो तीनों बताते हैं कि ऋषभ तिवारी की ही हत्या नहीं बल्कि चंद्रकिशोर तिवारी की भी हत्या हुई, जिसे अब तक लोग समान मौत मान रहे थे। मेरा आपसे यही कहना है कि समाज में ऐसे ना जाने कितने लोग पड़े होंगे जिनकी सोच इस कदर बेकार है, इतनी नीची सोच है कि वो पैसों के लिए या वह संबंध के लिए या किसी और भी कारण से इस हद तक नीचे जा सकते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य आपको इस तरह की कहानी सुनाकर डराना नहीं है, भयभीत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सचेत करना है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह की सोच के हो सकते हैं, जिनके दिमाग में ऐसी योजनाएं चल रही होती हैं जिसको आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। अंततः
कोई भी काम हो, अगर वो गलत है तो कभी ना कभी प्रकाश में आकर उसका अंजाम बुरा ही होता है। हमारा इन सब के अलावा सपना का एक बयान भी सामने आता है जो पुलिस को उसने दिया था कि इस तरह के जो क्राइम सीन्स हैं उसका जो प्लान उसने बनाया है वो क्राइम सीरियल्स देख कर बनाया है। बहुत से टीवी में, यूट्यूब वगैरह में ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना होता है, पर गंदी मानसिकता के लोग उसका यूज जो है क्राइम करने के लिए करते हैं। ऐसे सीरियल जो हैं केवल आप उनसे सीख लीजिए कि ऐसे ऐसे भी केस हो सकते हैं, और अगर ऐसा केस होता है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। कभी भी ऐसे सीरियल देखकर किसी की हत्या या किसी का भी आपराधिक कृत्य करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना दिमाग है उससे लाख गुना प्रशासन के पास दिमाग है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। तुरंत नहीं मगर कुछ समय बाद आप कानून की जद में अवश्य आएंगे। इन सब के अलावा पिछली वीडियो जो मैंने की थी उसमें ऋतिक कुमार, शुभम सोनकर, सूरज सैम, अंकित सिंह, सुरेश सविता, शानवी, आशा निगम, अजय मौर्य, ईशांत, रिक्की ठाकुर, मनीष सविता, अतुल सेन, रोमी रक्सेल, रोहित कुमार आदि तमाम दर्शकों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप भी इस वीडियो के कमेंट में आकर ये ज़रूर बताएं कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, और साथ ही आप अपना नाम और अपना ज़िला भी ज़रूर मेंशन करें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम और आपका ज़िला बता सकूं। मिलते हैं कल किसी और नए घटना के साथ जो समाज में हो रही कुरीतियों, हो रहे आपराधिक कृत्यों को उजागर करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।